हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आप सभी जानते हैं कि दीक्षा पोर्टल पर 25 नए कोर्स आए हैं जो हम सभी टीचर्स को 1 जनवरी से 31 मार्च तक पूरा करने हैं। इनमें से कुछ कोर्स हमने कर रखे हैं और कुछ कोर्स ऐसे हैं जो इसमें नए हैं, वो हम सभी को करने हैं। साथियों, आज की वीडियो में आप देखेंगे कोर्स नंबर 4 गणित की शिक्षण पद्धति की प्रश्नोत्तरी। यह कोर्स हम सभी को 9 जनवरी से 16 जनवरी तक पूरा करना है। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य उपयोगी वीडियो समय समय पर मिलती रहा करें। आपको बताना चाहूँगा कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूँ, जिनको मैं अपने YouTube चैनल पर तो अपलोड करता ही हूँ। मैंने इनके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है। अगर आप इस ग्रुप में जुड़ना चाहें तो आपको ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9897668080 पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें करनी है कोर्स नंबर 4 की प्रश्नोत्तरी। चलते हैं दीक्षा पोर्टल पर। ये आ गए हैं हम दीक्षा पोर्टल पर। कोर्स नंबर 4 गणित की शिक्षण पद्धति, इसको मैं प्ले कर रहा हूं और ये कुछ ही सेकंड में आपके सामने ओपन हो जाएगी। लोडिंग योर कंटेंट, असेसमेंट, ये ओपन हो रही है। गणित की शिक्षण पद्धति आकलन। तो साथियों, पहला सवाल है, प्रभा जी अपनी पहली कक्षा में संख्या सिखाने के लिए इन 2 उद्देश्यों को चुनती हैं। उद्देश्य 1, बच्चे सही क्रम में संख्याएं बोल पाएं। उद्देश्य 2, बच्चे संख्याओं को सही क्रम में संख्या रेखा पर अंकित कर पाएं। प्रभा जी के इन उद्देश्यों के चुनाव के बारे में क्या कहना सही होगा? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प, सिर्फ सीमित उद्देश्यों को चुना गया है। दूसरा है, सिर्फ विस्तृत उद्देश्यों को चुना गया है। तीसरा विकल्प, सीमित और विस्तृत दोनों ही तरह के उद्देश्यों को नहीं चुना गया है। नंबर 4 है, सीमित और विस्तृत दोनों ही तरह के उद्देश्यों को चुना गया है। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर 1, सिर्फ सीमित उद्देश्यों को चुना गया है। इसको सबमिट करते हैं तो देखते हैं कि हमारा विकल्प सही है। यहाँ पर पहला विकल्प सही है। सवाल में दी गई सीमित जानकारी के आधार पर हम कह सकते हैं कि जिन उद्देश्यों का चुनाव किया गया है वे सीमित उद्देश्य हैं, यानी वे संख्या के क्रम सीखने पर ही जोर दे रहे हैं। ये उद्देश्य विस्तृत उद्देश्य नहीं है, जैसे संख्या की मात्रा का अनुमान लगा पाना, संख्या की मात्रा को अलग अलग रूपों में अनुभव कर पाना इत्यादि। जारी रखें पर टच करेंगे और अगला क्वेश्चन आ गया है। सवाल है, अनिल जी की कक्षा में एक बच्चा गेंदों की जगह बदलने पर उनकी गिनती करने में गलतियां कर रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि वह संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर होगा? इसमें 0 लगाई गई है, 8 0 है, ये 8 है, फिर नीचे 0 है, ये ज़्यादा है, ये 10 होंगी। इस तरह से दिया गया है। आप इसमें एक ही विकल्प चुन सकते हैं। संवेदी क्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 2, पूर्व संक्रियात्मक। सबमिट करेंगे। आपका विकल्प सही है। यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है। ये बच्चा संज्ञानात्मक विकास के दूसरे यानी पूर्व संक्रियात्मक स्तर पर है, क्योंकि यह बच्चा गेंदों की मात्रा का निर्णय गेंदों के रखे जाने के फैलाव से कर रहा है, ना कि संख्या से। एक वस्तु के लिए एक संख्या के तर्क पर जो उसे दिखाई दे रहा है वह उसी के आधार पर निर्णय ले रहा है। संज्ञानात्मक विकास के मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक स्तर पर बच्चे अपनी इस तार्किक समझ का इस्तेमाल
करने लगते हैं, इसलिए तीसरा और चौथा विकल्प गलत है। संवेदी क्रियात्मक स्तर पर 2 साल तक के बच्चे अपने सहज ज्ञान के आधार पर सिर्फ मात्रा के कम या ज़्यादा होने का अनुमान लगा पाते हैं, इसलिए पहला विकल्प भी गलत है। जारी रखिए पर टच करेंगे। अगला सवाल आ गया है, सुहेब जी की कक्षा में गुणा करते हुए बच्चे अक्सर संख्याओं को जोड़ने में गलतियां कर रहे थे। 3 बार लगातार 14 कंचे पकड़े तो कुल कितने कंचे पकड़े? 14 + 14 + 14 बराबर 32, जबकि यहाँ पर 42 आना चाहिए था। सुहेब जी इस तरह की गलती से निपटने के लिए गणित की प्रकृति से जुड़े किस गुण पर ध्यान दे सकते हैं? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला है, गणित की अवधारणाएं सोपान क्रमिक होती हैं, इसलिए उन्हें गुणा से पहले स्थानीय मान और जोड़ की समझ को मजबूत करना होगा। दूसरा है, गणित की अवधारणाएं अमूर्त होती हैं, इसलिए गुणा के सवाल देते समय बच्चों को सिर्फ मूर्त अनुभवों और सामग्री के साथ काम करने को देना होगा। नंबर 3, गणित की अवधारणाएं निश्चित और स्पष्ट होती हैं, इसलिए उन्हें अलग अलग तरीकों से बच्चों को गुणा की एक ही समस्या का हल निकालकर दिखाना होगा। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर 1। गणित की अवधारणाएं सोपान क्रमिक होती हैं, इसलिए उन्हें गुणा से पहले स्थानीय मान और जोड़ की समझ को मजबूत करना होगा। सबमिट करेंगे और देखेंगे कि हमारा जवाब सही था। जारी रखिए पर टच करते हैं। अगला सवाल है, हरप्रीत जी की कक्षा में बच्चे समझ के अलग अलग स्तरों पर हैं, लेकिन वे चाहती हैं कि उनकी कक्षा में हर बच्चा सीखे और आगे बढ़े। इसके लिए उन्हें अपनी कक्षा के लिए किस तरह की तैयारी करनी होगी? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है, ऐसी समस्याएं बच्चों को हल करने के लिए देनी होगी जिनकी कठिनाई का स्तर कम किया जा सके या बढ़ाया जा सके। सही है। दूसरा है, अलग अलग स्तरों के बच्चों को एक समूह में बिठाकर एक जैसी समस्याओं पर काम करने के अवसर देने होंगे। नंबर 3 है, जरूरत के हिसाब से बच्चों को प्रॉम्प्ट्स या मददगार क्लू संकेत देने होंगे। यह भी सही है। तो साथियों, उसका पहला और तीसरा विकल्प सही है। इसको सबमिट करेंगे और देखेंगे कि हमारा जवाब सही है। जारी रखिए पर टच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई गतिविधियों में से पहली कक्षा को संख्या की शुरुआती समझ देने के लिए आप किन गतिविधियों का इस्तेमाल करेंगे? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला है, बच्चों को अलग अलग वस्तुएं गिनने से जुड़े खेल दिखाना। सही है। दूसरा है, बच्चों को 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के लिए चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। यह भी सही है। नंबर 3 पर है, बच्चों को संख्याओं से जुड़ी कविताएं और कहानियां सुनाना। यह भी सही लग रहा है। नंबर 4 पर है, बच्चों को 1 से 100 तक की गिनतियां कई बार पुस्तिका में लिखने के लिए प्रोत्साहित करना। तो साथियों, मुझे 3 सही लग रहे हैं। विकल्प नंबर 1, 2 और 3 सबमिट करते हैं और देखते हैं कि हमारा जवाब सही है। जारी रखिए पर टच करेंगे। नंबर 6 सवाल आ गया है, जरा इस इबारती सवाल को देखिए। सूची और उसके दोस्तों के पास एक थैले में 24 टॉफ़ी हैं। वे इन्हें बराबर आपस में बांटना चाहते हैं। अगर सभी को बांटने के बाद 6 टॉफ़ी मिलती है तो बताइए दोस्तों की कुल संख्या कितनी होगी? एक बच्चा इस सवाल के जवाब में लिखता है 24 × 6 बराबर 144। क्या आप बता सकते हैं कि इस बच्चे ने किस तरह की गलती की है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तथ्यों पर आधारित, प्रक्रिया से जुड़ी, अवधारणाओं से जुड़ी। सही जवाब है विकल्प नंबर 3, अवधारणा से जुड़ी। सबमिट करेंगे और देखेंगे कि हमारा जवाब सही है। यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है। बच्चा इबारती सवाल में दी गई जानकारी को समझकर सही संक्रिया चुनने में गलती कर रहा है। इस परिस्थिति में बच्चे ने गुणा करने की प्रक्रिया बिल्कुल ठीक तरीके से इस्तेमाल की, इसलिए दूसरा विकल्प गलत है।
पहला विकल्प भी गलत है, क्योंकि यह गलती किसी खास जानकारी को ना दोहरा पाने के कारण नहीं हुई है। जारी रखिए पर टच करेंगे। अगला सवाल, भिन्न की अवधारणा को समझने में हो रही गलतियों से निपटने के लिए कक्षा में आप कौन सी गतिविधियां चुनेंगे? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला है, भिन्न की अवधारणा को अलग अलग रूपों में बच्चों को दर्शाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। नंबर 2, भिन्न की संख्याओं से जुड़े बहुत से सवालों का अभ्यास बच्चों को करने के लिए देंगे। नंबर 3, भिन्न से जुड़ी गलतियों को कक्षा में बिना नाम के समूह में बांट देंगे और फिर बच्चों को उन पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करेंगे। इसका जवाब होगा पहला विकल्प और तीसरा। सबमिट करेंगे तो देखेंगे सही जवाब है। जारी रखिए पर टच करेंगे। अगला सवाल, दी गई गतिविधियों में से गतिविधियां चुनें जो बच्चों की गणितीय सोच का विकास करने में मदद करेंगी। पहला है, आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प, बच्चों को गोल की अवधारणा की समझ बनाने के लिए अलग अलग तरह की गोल आकृतियां दिखाना। नंबर 2, बच्चों को गुणा की अवधारणा से जुड़े उदाहरण अपने आसपास के वातावरण में खोजने के लिए कहना। नंबर 3, बच्चों को एक ऐसे खाने के डिब्बे का आकार खोजने के लिए कहना जिसमें खाने की अत्यधिक मात्रा रखी जा सके। नंबर 4 है, बच्चों को संख्याएं सही क्रम में संख्या रेखा पर लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो साथियों, मुझे विकल्प नंबर 2 और 3 सही लग रहा है। सबमिट करेंगे और देखेंगे कि हमारा जवाब सही है। जारी रखिए पर टच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, रमा जी ने अपनी कक्षा में भावनात्मक तौर पर सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए कुछ बदलाव किए। आइए देखें कि वो क्या थे। सभी बच्चों को कक्षा में उनकी गलतियां बताना और उन्हें बेहतर अभ्यास के सुझाव देना। नंबर 2, बच्चों को योग्यता और तरक्की के अनुसार पुरस्कार देना और उनका मनोबल बढ़ाना। नंबर 3, सभी बच्चों को अपनी गलतियों पर छोटे समूहों में बातचीत करने के मौके देना और एक दूसरे को सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित करना। नंबर 4, बच्चों को बताना कि एक दूसरे का काम जांचते समय एक दूसरे के विचारों का सम्मान कैसे किया जाए। इन सभी बदलावों में से आपके अनुसार कौन से सही थे? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो साथियों, इसमें 4 दिए गए हैं। मुझे तो नंबर 3 और 4 सही लग रहा है, जो कि विकल्प नंबर 2 में है। इसको सबमिट करते हैं और देखते हैं कि ये सही है। जारी रखिए पर टच करेंगे। अगला सवाल और अंतिम सवाल, एक कक्षा के परिणाम आने पर शिक्षक ने पाया कि उनकी कक्षा में करीब 1/3 बच्चे गुणा का किसी भी तरह का सवाल हल नहीं कर पाते। कुछ बच्चे गुणा से जुड़े इबारती सवाल हल नहीं कर पाते और बाकी बच्चे गुणा के सवालों के रूप को बदलने पर उन्हें हल नहीं कर पाते। इस समस्या से निपटने के लिए शिक्षक को किस तरह के समूहों में बच्चों को गुणा सिखाना चाहिए? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला है, मिश्रित समूहों में। नंबर 2, बहुस्तरीय समूहों में। नंबर 3, अकेले अकेले। नंबर 4, मिश्रित और बहुस्तरीय दोनों तरह के समूह में। तो साथियों, सही जवाब है विकल्प नंबर 2। सबमिट करते हैं और देखते हैं हमारा जवाब सही है। जारी रखिए पर टच करेंगे। साथियों, कोर्स पूरा हो गया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक करें और अपने अन्य साथियों को शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।